हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल फिजिक्स रैकर। मैं सोनू कुमार आपके साथ काइनेमेटिक्स चैप्टर में बढ़िया बढ़िया सा क्लास लेकर आ रहा हूं। आज मेरा क्लास कैलकुलस पर रिलेटेड होगा और मे बी हम समझते हैं 2 क्लास मैं दूंगा आपको कैलकुलस से रिलेटेड। आज एक क्लास जिसमें आपको थोड़ा सा समझाया जाएगा कि कैलकुलस आखिर बनाया क्यों गया, ठीक है, और कैलकुलस के जनक कौन है। साथ ही साथ आपको इसमें डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में आपको समझाया जाएगा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके बाद हम लोग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पर बाय कैलकुलस मेथड पर, ठीक है। तो 2 क्लास मेरा चलेगा। ऐसे तो मैं अपने क्लासरूम में जब मैं कहीं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर कम से कम कैलकुलस का कम से कम 10 क्लास में लेता हूँ। वीडियो लेक्चर के द्वारा 10 क्लास तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं यहाँ पर 2 से 3 लेक्चर में ही इस पार्ट्स को क्या करना चाहेंगे, कंप्लीट करना चाहेंगे। आइए सबसे पहला नंबर अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, तो कैलकुलस है क्या। अगर बात यहाँ पर करते हो तो कैलकुलस के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक रहे उनका नाम सर आइजैक न्यूटन रहा। ऐसी मान्यता है कि फिजिक्स में जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वे सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड हो जाते अगर कैलकुलस नहीं आता, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स को आसान बनाने के लिए मैथमेटिक्स का एक पार्ट्स को डेवलप किया जिसे कैलकुलस के नाम से जाना गया। कैलकुलस में से पढ़ना तो बहुत कुछ है, आपको फंक्शन के बारे में जानकारी लेना है, लिमिट्स के बारे में जानकारी लेना है, डिफरेंशिएशन के बारे में जानकारी लेना है और इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। फिर मैक्सिमा मिनिमा भी आ जाता है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस आ जाता है, बहुत सारा पार्ट्स कैलकुलस में चला जाता है। तो वो जितनी भी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बात की है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, और अगर इनकेस आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी चीज़ जानकारी होनी चाहिए, इनिशियल नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भी डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिक्स के लिए, बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मेरे पास कैलकुलस का है तो फिजिक्स को फिर भी आसान बनाया जा सकता है। तो आपको ये बातें तो समझ में आई कि इसके बारे में जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक थे इनका नाम न्यूटन क्यों दी गई, तो आपको ये भी बातें क्लियर हो गई। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हमें कैलकुलस का क्या करना पड़ा, निर्माण करना पड़ा, ठीक है। और सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस का डेवलपमेंट किया। अब कैलकुलस में हम लोग यहाँ पर मेन रूप से 2 पार्ट्स पर स्टडी करने वाले हैं। एक पार्ट्स आपका जो है जिसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन को लिखने का जो तरीका होता है वो लिखा जाता है डी बाई डी एक्स के टर्म में, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को लिखने का टर्म होता है इंटीग्रल ऑफ, यहां पर आप बोल सकते हो क्या चीज, dx, ठीक है। इस रूप में लिखा जाता है। यहां से ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप कोई टर्म ले सकते हो, बाई ले सकते हो, बाई इंटू कौन सा, dx का टर्म ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक का नाम हो जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा पार्ट हो जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग 2 पार्ट्स पर विचार करेंगे, डेफिनिट और इनडेफिनिट, दोनों पार्ट्स पर हम लोग क्या करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। तो हमें मेन रूप से समझना है, अच्छा इस साइन को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, या इसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से बोल सकते हो, इंटीग्रेशन, ये याद रखना। और इसे पढ़ा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका सबसे पहला नंबर हम लोग एक जियोमेट्रिक मीनिंग समझेंगे। जियोमेट्रिक मीनिंग क्या हो सकता है, मीनिंग ऑफ
किसका, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ डी बाई किसका, डी एक्स। ऐसे इसे तो पूरे तरीके से हम लोग बना सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के द्वारा, लेकिन हम लोग पहले जियोमेट्रिक मीनिंग इसका समझ लेते हैं, क्या इसका जियोमेट्रिक मीनिंग कहता है, थोड़ी सी इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो आइए आज हम इस प्रोसेस पर पूरे बात करते हैं। चलिए हम इस पूरे को इरेज करें, ये थोड़ी सी आपको समरी के रूप में बताया गया। क्यों लाया गया कैलकुलस, तो फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हम वर्ड जो ले रहे हैं इसका नाम है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। आइए हम इसे समझते हैं। हमने बोला कि डिफरेंशिएशन को लिखने का सिंपल जो तरीका है वो है डी बाई कौन सा, डी एक्स, लेकिन हमें इसका समझना है जियोमेट्रिक मीनिंग। कौन मीनिंग, कि आखिर जियोमेट्रिक मीनिंग कहता क्या है, जियोमेट्रिक मीनिंग कहता क्या है। तो ज्योमेट्री बनाने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है, सबसे पहला नंबर हेल्प लेना पड़ता है ग्राफ को। तुम लोग यहाँ स्टडी किसका करेंगे, ग्राफ को। और ग्राफिकल अप्रोच के बारे में कल आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है ग्राफिकल अप्रोच के बारे में। तो अगर मैं बोलूं कि दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस, अगर एक्स के अकॉर्डिंग वाई बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके लिए हम लोग जो ग्राफ खींचते हैं, मान लो कि ग्राफ को मैं यूनिफॉर्मली बढ़ता हुआ दिखाऊं इस प्रकार से, तुम चाहो तो यहां से भी दिखा सकते, यहां से भी दिखा सकते हो, ठीक है, कहीं से भी खींचा जा सकता है। अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात किया जाए या ये पॉइंट लिया जाए, तो आप ग्राफ में देख रहे हैं एक वर्ड मिल रहा है और ये वर्ड आपका क्या है, स्लोप है। ये क्या है, स्लोप। ये भी आपको क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है। ये भी आपको क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है। अब स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो x पर का ये डिस्टेंस आपको x लिखोगे और y पर के इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अगर यहाँ बात किया जाए तो चलो इसका नाम y1 और x1 कर देते हैं। यहां से अगर इस पॉइंट को लिया जाए तो इसे आप x2 बोलोगे और इसे आप क्या बोलोगे, y2 बोलोगे। इसे लिखने का जो तरीका होगा, इसे आप y3 लिखोगे और यहां से ये वर्ड आप क्या लिखोगे, x3 लिखोगे। अब तुमसे अगर कोई पूछता है कि इसका स्लोप क्या है, तो अगर मैं पहले स्लोप की बात करूं, पहले ग्राफ पर मैं इसकी बात करूं, तो आप लिख सकते हो ये वाला पार्ट्स के लिए, तो इस वाले पार्ट्स में अगर नाम दे सकते हो ओ, ए, बी, इसका नाम दे सकते हो सी, इसका नाम डी, इसका नाम दे सकते हो ई और इसका नाम दे सकते हो कौन सा, एफ। तो अगर हर एक पार्ट पर विचार किया जाए तो ये वाला पार्ट्स भी आपको मिल रहा है, ये वाला पार्ट भी मिल रहा है। और अगर पूरे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर एक बिंदु का स्लोप आपको अलग अलग दिख रहा है। अगर मैं इस छोटे से पार्ट्स की बात करूं तो आप लिख सकते हो कि ये छोटे से पार्ट्स का जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप मेरा लिखाएगा y1 बाई कौन सा, x1 लिखाएगा, y1 बाई क्या लिखाएगा, x1 लिखाएगा। लेकिन अगर दूसरे पार्ट्स की बात करो तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको यहां से मिला, ये वाला पॉइंट्स देखो तो क्या मिल रहा है, ये रिजल्ट को देखना, तो ये हो रहा है y2 माइनस y1 और y में पूरा क्या हो गया, x2 हो गया। तो इसी स्लोप को लिखने के लिए हम लोगों ने एक तरीका बनाया जिसे बोलते हैं dy बाई dx। अब अगर ग्राफ यूनिफॉर्म है तब तो हम सिंपल लिख देते हैं y बाई क्या चीज, x। लेकिन अगर ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म है, ग्राफ कर्व है, तो हर एक पॉइंट पर का स्लोप एक जैसा नहीं होता है। अब स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर पॉइंट्स टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। आइए इसे समझते हैं। ये तो सिंपल ग्राफ में आपको समझ आया कि इसे स्लोप लिखने के लिए y1 बाई क्या लिखेंगे, x1। ठीक इसी ग्राफ में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि अगर मुझे यहां पर बात किया जाए कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, दिस इज द y एंड दिस इज द x, और ग्राफ कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, इन केस ग्राफ कुछ इस प्रकार से वैरी कर रहा है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्लॉट हो सका, जो भी y और x में इक्वेशन दिया गया उसका ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पर अगर इस पॉइंट के लिए बात किया जाए, इस पॉइंट के लिए बात किया जाए, इस पॉइंट के लिए बात किया जाए और इस पॉइंट के लिए बात किया जाए,
तो हर एक पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट से हम इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस पॉइंट से हम लोग इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट से आप इसको मिलाओ। तो ये जो स्लोप मिला, यही वर्ड आपका क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स में थोड़ा सा वेरिएशन देखोगे तो ये स्लोप का मान कुछ अलग। अगर इसके लिए देखते हो तो मान लेते हैं कि दिस इज द θ1, इसके लिए आपका θ2, इसके लिए आपका θ3। हर एक के लिए ज्योमेट्रिक मीनिंग एंगल क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। अब ऐसे कंडीशंस में हमें स्लोप के लिए कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि स्लोप बराबर मैं बोल दूं y1 बाई x1 और फिर मैं बोल दूं स्लोप इज इक्वल्स टू y2 और कौन सा x2 और मैं फिर दिखला दूं कि y1 बाई x1 बराबर आपका होगा y2 बाई कौन सा x2। ये पॉसिबल नहीं होगा, तब तो ये गलत मीनिंग दे रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो जाए। तो इसी ग्राफ को स्टडी करने के लिए और ऐसे वेरिएशन को जिसमें कि वेरिएशन ना के बराबर हो, तो हम लोग इस ग्राफ को फिर से यहाँ पर प्लॉट करते हैं और समझते हैं। मैंने ये ग्राफ खींचा, मैंने ये पॉइंट लिया और इसके लिए टेंजेंट ये लिया गया, सपोज इसके लिए टेंजेंट अगर ये बोल रहे हैं, अब मैं यहीं पर एक पॉइंट उठा लूं, ठीक है, इसके लिए टेंजेंट देखा जाए, अगर इसके लिए पॉइंट एकदम नियरेस्ट पॉइंट, इसके लिए टेंजेंट देखा जाए, तो ये दोनों का दोनों टेंजेंट लगभग लगभग एक ही पॉइंट पर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। अब इसमें जो चेंजिंग है ये बहुत स्मॉल चेंजिंग बोला जाएगा dx दोनों टेंजेंट के बीच, और y में जो चेंजिंग बोला जाएगा ये भी बहुत ही स्मॉल बोला जाएगा, ये वाला चेंजिंग। अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लॉट करूं, ऐसे ऐसे मैं प्लॉट करूं, यस, और यहां से मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये वाला जो चेंजिंग हो गया इसे मैं dx बोल रहा हूँ और ये चेंजिंग को क्या बोल रहा हूँ, dy बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मैग्नीफाइड किया गया है, इतना बड़ा एक्चुअल होता नहीं है। हम लोग वेरी 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 क्लोजेस्ट अप्रोच को लेते हैं, काफी नजदीकी अप्रोच को लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 10,000 आपको कोई रुपया दे रहा है और मैं इसको कह दूं कि नहीं 10,000 नहीं बल्कि 9,999 रुपये आपको कोई दे रहा है, ठीक। तो अब जरा देखना, ये दोनों का दोनों लगभग लगभग आप कहोगे ना कि राउंडिंग फिगर में दोनों दोनों क्या है, बराबर है, दोनों का दोनों क्या है, बराबर। तो इसी मीनिंग को लेने के लिए, इस मीनिंग को जो काफी काफी क्लोज है, इस मीनिंग को ग्राफिकल अप्रोच में दिखाने के लिए कि दोनों के बीच में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, उस स्मॉल डिफरेंस को दिखाने के लिए बनाया गया dy बाई कौन सा, dx। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट्स, बिटवीन क्या चीज, टेंजेंट्स एंड द क्लोजेस्ट पॉइंट गिवन इन द ग्राफ। ग्राफ में जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, जो एक दूसरे के काफी करीब है, उसके स्लोप का डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोगों ने जो वर्ड्स लिया उसी को बोलते हैं dy बाई कौन सा, dx। डन है, ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग में आपको बातें दिमाग में आ चुकी होगी, यानी x अगर वैरी कर रहा है बहुत ही जीरो टर्म की ओर, धीरे धीरे किस ओर, जीरो की ओर, तो स्वाभाविक सी बात है कि y भी टेंड्स कर जाएगा किस ओर, जीरो की। याद रखो, अगर ग्राफ में x जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है, धीरे 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 जीरो की ओर बढ़ रहा है, तो y भी किस ओर बढ़ेगा, जीरो की ओर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत क्लोजेस्ट, एक दूसरे के काफी नजदीकी वैल्यू के बारे में बताया जाता है, और इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी स्लोप को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म्स या जो मेथड्स का प्रयोग किया गया वो है dy बाई dx, और इसी फॉर्मेट का नाम क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे टर्म्स आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मेट आपको याद रखना है, कुछ फॉर्मेट ये याद रखना है कि आपको सबसे ज्यादा फिजिक्स में जो जरूरत होती है वो अलजेब्राइक कैलकुलस की जरूरत होती है। अलजेब्राइक कैलकुलस का हम लोग हेल्प लेते हैं,
और अलजेब्राइक कैलकुलस में हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा टर्म में इस्तेमाल जो हम लोग करने वाले हैं डी, मैंने कहा दिया कि इन केस y बराबर आपको कह रहा है x का पावर n, और आपको कह रहा है कि डी बाई क्या चीज निकालिए, dx निकालिए। तो इसके लिए आपको सिंपली दिमाग में एक लॉजिकली सोचना होगा कि डी x के जगह पर हम लोग y के जगह पर क्या लिखेंगे, x का पावर n लिखेंगे, और y में क्या लिखेंगे, dx। अब इसके फॉर्मेट को आप याद कर लो, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, 13-14 फॉर्मूला होंगे, उसे आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। इसको समझने के लिए याद रखना, जितना पावर है उसे आप गुना में ले जाते हो और पावर से एक क्या कर देते हो, घटा देते हो। बात समझ में आ रहा है, पावर से क्या कर देते हो, घटा देते हो। यानी डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स लिखने का सिंपल सेंस है, n को कहां ले जाओ, आगे प्रोडक्ट में, और पावर से क्या कर दो, घटा दो। डन। अगर मैं इसी पर एक एग्जांपल ले लूं सिंपल, कि मैं कहूं कि यदि y इज इक्वल्स टू एक्स का पावर कितना है, 5 है, और आपको निकालना है डी बाई कौन सा, dx, तो आप बड़े आसानी से बना सकते हो। डी y की जगह पर x का पावर 5 रखोगे और बाई dx करोगे। अब रिजल्ट आपके पास आ चुका है, 5 जो पावर है उसको गुना में ले जाओ और x का पावर 5 में से एक घटा दो। दैट मीन्स आपके पास रिजल्ट जो मिलेंगे वो मिल जाएंगे 5x के पावर कितना। हम उम्मीद करें कि काफी बारीकी से आपको रिजल्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक टर्म तो ये याद रखना कि आप इस रूप में इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और यही फॉर्मेट का 90% जगहों पर आपको इस्तेमाल होगा। मैं फिर से बोल दूं, आपको 90% जगहों पर जो इस्तेमाल होने वाला है, आपको यही फॉर्मेट इस्तेमाल होने वाला है, चाहे वो डिफरेंशिएशन में हो या कैलकुलस या इंटीग्रेशन में हो। यानी कैलकुलस के चाहे दोनों पार्ट्स में हो, आपको 90% केस में इसी फॉर्मेट का क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। बाकी जगहों पर अगर साइन कॉस टैन का आता है तो वो डिफरेंशिएशन के टर्म को हम याद करेंगे। मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, तो 90% केसेस में आपको इस फॉर्मेट का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। 10% केसेस में थोड़ा सा चेंज करता है, लॉग का भी डिफरेंशिएशन पूछ देता है। ठीक है, 1/x का भी पूछ देता है, तो 1/x भी इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। नहीं, 1/√x पूछ देगा तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो फॉर्मेट आपको देखना है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले चेंज करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इजीली करना है। तो मेन फॉर्मेट क्या होगा, याद रखना है, दिस इज द मेन फॉर्मेट। और कितनी जगहों पर काम करता है, मैं फिर से बोलूं, ये आपको 90% जगह पर यही फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मेट, x टू द पावर n का। अगर आपको ये बारीकी से याद है तो आप आसानी से डिफरेंशिएशन करने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए अब आइए हम लोग इसी में थोड़ी सी बातें और करें कि डी बाई डी एक्स का जो आपने ग्राफ लिया उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी बात। कभी कभी होता है कि हम लोग को कांस्टेंट टर्म दिखता है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो अब मैं थोड़ी सी बात इसी पर करूं कि यहां देखो, मैंने कहा कि अगर इन केस y इज इक्वल टू बोल दिया जाए, कोई टर्म आपको ले लिया जाए कांस्टेंट, ठीक है, और फॉर्मेट आपका क्या है, डी बाई क्या है, dx है। फॉर्मेट को ध्यान में रखो। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन करने का तरीका, यहाँ पर डी बाई की जगह पर क्या बोलोगे, कांस्टेंट बोलोगे, बाई dx। इसका एक सिंपल सा मीनिंग समझोगे, x में तो चेंजिंग आ रहा है बट y में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। x में चेंजिंग आ रहा है बट y में कोई चेंजिंग, और जब y में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है मतलब टर्म ऊपर का कांस्टेंट है, तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब ये कांस्टेंट की जगह पर क्या क्या ले सकते हो, तो कोई भी नंबर हो जाएगा जो कांस्टेंट के रूप में चला जाएगा। न्यूमरल कांस्टेंट हो सकता है, न्यूमरल कांस्टेंट हो सकता है, और जो डिपेंड नहीं करता है, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्या चीज, एक्स। एक्स पर जो डिपेंड नहीं करता है वो सब का सब क्या चीज में जाएगा, कांस्टेंट में चला जाएगा। जैसे अब मैं बात करूं कि डी
बाई डी एक्स का जो आपका फॉर्मेट है, और मैं कर रहा हूं बाई बराबर कितना 5। तो बोलो क्या संख्या कभी बदलता है? आप खुद बोलोगे नहीं सर नहीं बदलता है। डी 5 बाई में क्या बोलूं डी एक्स, दैट मीन्स रिजल्ट विल बी 0। अब मैं यही बात करूं कि बाई इज इक्वल टू, इन केस में कह दूं कि पाई है, कितना है न्यूमरल कांस्टेंट। अब मैं यही बात बोलूं डी बाई बाई कौन सा डी एक्स, फॉर्मेट में आप रखोगे डी बाई की जगह पर कितना पाई और बाई कौन सा डी एक्स, रिजल्ट फिर से आपका क्या हो गया 0। अगर मैं फिर यही बात करूं कि कोई डिपेंडेबल टर्म, जैसे मैं कह दूं कि बाई इज इक्वल टू आपको है 5z², ठीक है। अब जरा देखो मैं यहां पर बात कर रहा हूं डी बाई बाई कौन सा डी एक्स, डी बाई के जगह पर कितना लिखोगे 5z² और बाई कौन सा डी एक्स। अब बोलो क्या x पर डिपेंड कर रहा है z और 5? तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं डिपेंड कर रहा है, तो ये भी एक क्या बन गया कांस्टेंट बन गया। ये याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं जो डिपेंड नहीं करता है x वाले टर्म, यानी जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन निकालना है उस पर अगर डिपेंड नहीं कर रहा है y का टर्म, तो आप क्या बोल दोगे फिर से 0 हो जाएगा, नहीं कांस्टेंट हो गया। बात समझ आ रहा है? एक चीज और मैंने आपको नहीं बताया, ये डी बाई बाई डी एक्स जो होता है इसको पढ़ने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में है तो एक्स बोलेंगे। अगर यही बात बोल दिया गया डी एक्स बाई डी टी तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टी। आपको बहुत ऐसा दिखेगा डी एस बाई टी टी तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टी। आपको मिलेगा डी भी बाई डी टी तो आप बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट ऑफ t। बात समझ आ रहा है? तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहां पर फिर से ये टर्म क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब एक फॉर्मेट में इस पर और बात करूं, थोड़ी सी फॉर्मेट पर और मैं बात करूं, आपको हर एक फॉर्मेट के बारे में मैं जानकारी दे देना चाहता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये तीनों फॉर्मेट आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट कब कब है, जब कोई नंबर ले लिया जाए, या फिर कोई न्यूमरल कांस्टेंट आ जाए, या फिर डज नॉट डिपेंड ऑन क्या हो जाए एक्स, यानी जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं उस पर अगर डिफरेंशिएबल टर्म डिपेंड नहीं करता है तो उसे भी कांस्टेंट माना जाता है और उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। आइए अब हम अगला वर्ड्स पर विचार करें और बहुत सिंपल से वे में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला नंबर टर्म में आपको कभी ऐसा भी आता है कि बाई इज इक्वल्स टू, चलो मैं कह रहा हूं 5x का स्क्वायर, और आपको कहा जा रहा है डी बाई बाई क्या निकालना है dx। तो अब इसको कैसे आप रिजल्ट करेंगे, इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका है डी पहले लिख लो 5x का स्क्वायर और y कौन सा dx। अब यहां पर बच्चे कुछ देर के लिए फंसेंगे, जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया सर 5 तो कांस्टेंट है और x पर x डिपेंड कर रहा है, तो क्या 5 का डिफरेंशिएशन 0 कर दे? नहीं बात, जब ऐसे टर्म में प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है तो x जब वेरिएबल है तो 5x का स्क्वायर पूरा का पूरा टर्म वेरिएबल हो गया। बात समझ में आ रहा है? याद फिर से समझो, मैंने बोला 5x का स्क्वायर dx का टर्म में डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब है कि अगर x वेरिएबल मेरा है तो 5x स्क्वायर पूरे का पूरे वेरिएबल हो जाएगा। तो ऐसे टर्म में डिफरेंशिएट करने का टर्म होता है कि इंटीग्रल को पहले हम लोग कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट जो भी है, इंटीग्रल कांस्टेंट या जो भी कांस्टेंट आप बोल दो, इंटीग्रल कांस्टेंट हो, उसके बाद न्यूमरल कांस्टेंट हो, या फिर आपका इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हो, ठीक है, वो सब का सब कांस्टेंट को हम लोग पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे आउट ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, आउट ऑफ क्या करेंगे डी बाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट से बाहर कर लेंगे। ये सबसे पहले दिमाग में सेट कर लेना, एकदम दिमाग से सेट करो और आसानी से क्वेश्चंस को इवेल्युएट कर सकते हो। अब बोलो डी बाई बाई डी एक्स, तो रिजल्ट देखो 5 को पहले बाहर करो कांस्टेंट, यहां पर बोलो क्या हो गया डी एक्स का स्क्वायर और y, पहले तुम एक बार और लिख लो डी 5x का स्क्वायर और y डी एक्स
5 को बाहर निकालो, dx का स्क्वायर बाई dx। अब देखना टर्म को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 इंटू, बोलो यहाँ पावर कितना है 2। मैंने क्या बोला, पावर को आप कहाँ ले जाओगे, आगे ले जाओगे। इसके बाद क्या करोगे, x का पावर में से एक घटा दोगे, रिजल्ट यानी 10x आपका रिजल्ट हो गया। डन है। तो जब भी ऐसा टर्मिनेशंस में आपको रहे तो आप फॉर्मेट को इस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है और बहुत ही सिंपल वे में आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डन है। तो ये फॉर्मेट भी समझ में आ गया। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म आता है तो कांस्टेंट टर्म को पहले डिफरेंशिएशन से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ये दिमाग में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। बड़ी ही बारीकी से आपको ये समझना है कि वेरिएबल टर्म के साथ अगर कांस्टेंट टर्म भी इंक्लूड है तो हम कांस्टेंट को पहले क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और बाहर करने के बाद हम लोग उस वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। डन है। ये बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। अब ये एक फॉर्मेट आपको ये भी मिल जाता है कभी कभी कि y बराबर आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में देता है, यानी फॉर्मेट जो होता है वो किस रूप में होता है, इक्वेशन के फॉर्मेट में होता है। और आपको कहा जा रहा है कि y बराबर आपको है, सपोज मान लो 5x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस इनकेस कितना है 2। तो आपको कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए dy बाई कौन सा, dx बराबर व्हाट। तो अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, लिखो d बाई dx बराबर dy की जगह पर बोलो 5x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और बाई कौन सा, dx। अब यही दिमाग में सेट करना है कि हम सबसे पहले किसको बाहर करें, तो अलग अलग टर्म को पहले ब्रेक करते हैं। d 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर बाई dx प्लस d 3x और बाई dx और माइनस करेंगे d, या माइनस में लिखना है तो माइनस में लिखो, d2 बाई कौन सा dx, या प्लस लिखोगे तो माइनस 2 लिखो अंदर में, आप जैसे सोच लो। अब बोलो मैं क्या करूं, इसमें फिर से 5, दिस इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, बाहर करेंगे dx का स्क्वायर dx प्लस यहाँ 3 इंटीग्रल कांस्टेंट, बाहर करेंगे dx बाई कौन सा dx माइनस 2। तो इंटीग्रल कांस्टेंट है, क्या इसके साथ कोई वेरिएबल है, सर जी नहीं है। तो नहीं है तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिखोगे जी, डिफरेंशिएशन हो गया। अब बोलो यहां पर मैं क्या लिखूं, 5 लिखूंगा, x का स्क्वायर dx, मैंने बोला जितना पावर है उसको गुना में लाओ, x के पावर 2 माइनस 1 करो, प्लस का साइन दो, 3 हो गया, dx बाई यानी पावर कितना है, कोई पावर नहीं तो कितना पावर 1 पावर, इंटू करोगे x का पावर 1 माइनस 1। जैसे जो फॉर्मेट आपको नियम दिया गया, जो नियम बनाया गया उसी नियम को, जीरो के लिए हमको कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, जीरो ऑलरेडी इवेल्युएट 0 हो गया। तो 5 इंटू 2 10 हो गया, x का पावर कितना हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1 हो गया और x का पावर 0 हो गया। रिजल्ट देखोगे 10x का पावर x हो गया और प्लस किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी 3 हो गया। दैट इज द आंसर। तो अगर इस रूप में भी आपको मिलता है, अलजेब्राइक इक्वेशंस के फॉर्मेट में आपको मिल जाए डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं पहले टर्म को आप क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, वही आपका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मेट भी हम समझते हैं, काफी आसानी से आपको क्या हो गया होगा, दिमाग में आ चुका होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी फॉर्मेट मिल जाता है, मान लो इसको इरेज किया जाए, कभी कभी आपको डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मेट मिल जाएगा, तो अब आप क्या करोगे वैसे कंडीशंस में, मान लेते हैं कि आपको ये फॉर्मेट मिल जाए x का स्क्वायर बाई इक्वल्स टू, और प्लस आपको बोल दिया जाए 1 बाई अंडर रूट x और प्लस बोल दिया जाए कितना 9। आपको इसका डिफरेंशिएट करना है और कहा जाए आपको d बाई कौन सा dx बराबर क्या हो गया व्हाट। तो अब आप क्या करेंगे, बड़े ही इजीली आप इसको सॉल्व कीजिए, dy बाई dx बराबर हम लिखेंगे d, बाई की जगह पर लिखेंगे x का स्क्वायर
प्लस में लिखेंगे 1/√x और प्लस क्या लिखेंगे 9 और बाई क्या लिखेंगे dx। ठीक है, फॉर्मेट को आप बहुत ही आसान तरीके से जाओ, dy/y क्या लिखेंगे dx बराबर आप क्या लिखोगे dx का स्क्वायर बाई dx, एक फॉर्मेट आपका सजा, प्लस d 1/√x बाई dx हो गया और प्लस d 9/dx ये हो गया। ठीक है, अब बोलो dy/y कौन सा dx बराबर, पहले पावर जो है उसको ले जाओ आगे, x का पावर 2 - 1 प्लस, इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो d लिखो, इसको हम लिख सकते हैं 1/x का पावर 1/2, रूट को क्या लिखते हैं पावर हाफ लिखते हैं, बाई आपका dx है और प्लस इसके लिए तो 0 हो गया, यानी dy/y dx अगर लिख रहे हो तो ये तो लिखोगे 2x प्लस, यहां पर टर्म को इस पावर को ऊपर ले जाए तो x का पावर -1/2 d का फॉर्मेट है और बाई dx हो गया। अब आपके पास रिजल्ट मिल गया, बोलो क्या लिखोगे dy/y dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे वाला, तो आपके पास जो फॉर्मेट होगा वह फॉर्मेट है, बोलो तो 2x तो ऑलरेडी है, पावर को प्रोडक्ट में ले जाना है -1/2 इंटू x का पावर बोलो -1/2 -1, यानी रिजल्ट आपके पास हो गया 2x -1/2 और यहाँ पावर में बोलो x का पावर -3/2, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो, यानी रिजल्ट आप यहां से लिख सकते हो dy/y dx इस रूप में, आंसर इस रूप में लिख सकते हो, इसको अगर आप चाहो तो और भी तोड़ सकते हो, ये बाई में से लेकर चले जाओ, बटा के फॉर्मेट में लेकर चले जाओ, x का क्यू का अंडर रूट हो जाएगा, x से क्यू का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तो इस रूप में आप इसका आंसर्स इवेलुएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो डिफरेंशिएशन का हम समझते हैं कि एक फॉर्मेट जो आपको होना चाहिए था जानकारी, जिसमें कि 90% क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता है, तो वो फॉर्मेट मैंने आज आपको काफी बारीकी से क्लियर कर दिया। अब रहा इसके क्या चीज के लिए, तो क्वेश्चंस जो इस पर और भी फॉर्मूला दिए गए हैं उन फॉर्मूलाज को मैं लिख दे रहा हूं एक जगह पर, आप लोग इसका टेबल बना लीजिएगा और टेबल बना करके अपने घर में चार्ट पेपर पे टेबल बना करके अपने घर में इसे अपने स्टडी रूम में क्या करेंगे लगा देंगे और उसे याद कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं मैथमेटिकल टर्म ले रहा हूँ ताकि आपको फिजिक्स का हेल्प मिल सके। अब आप कहोगे सर एक एक फॉर्मूला को प्रूफ करो, तो प्रूफ तो मैं कर दूंगा, अपने क्लासरूम में मैं करता भी हूँ, लेकिन यहाँ पर हर एक फॉर्मूला को प्रूफ करना पॉसिबिलिटीज हमें नहीं लगता है कि है, इसीलिए आप सीधी सी बात इन सारे फॉर्मूलाज को क्या कर लेंगे याद कर लेंगे। मैं आपको फॉर्मूलाज दे रहा हूं, चलिए पहला फॉर्मूला तो मैंने दे दिया यहाँ पर, लेकिन मैं पहला फॉर्मूला यहीं से लिख रहा हूं, पहला फॉर्मूला जो आपको मिल गया उसको छोड़कर y इक्वल्स टू e⁻x, तो आप लिखोगे dy/y कौन सा dx इज इक्वल्स टू e⁻x, याद रखना है। फॉर्मूला नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू log आपका e⁻x, तो dy/y dx अगर कोई पूछे आपसे तो आप सीधे बोलोगे 1/y कौन सा x, ठीक है। फॉर्मूलाज नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं तो आपको है y इज इक्वल्स टू a⁻x और आपको कह रहा है dy/y dx निकालने के लिए, तो आप लिखेंगे a⁻x log e⁻ कौन सा a। फॉर्मूला नंबर 4 की मैं बात करूं, फॉर्मूला नंबर अगर 4 पे लेते हो तो मैं बोल सकता हूं y बराबर आपको दे रखा है sin x, तो आप लिखेंगे dy/y dx बराबर क्या चीज वाला cos x, क्या लिखेंगे cos x, डन है। फॉर्मूला नंबर 5 में आप आ जाइए, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है cos x, तो आप लिखेंगे dy/y dx इज इक्वल टू माइनस sin x। छठा नंबर फॉर्मूला पे आ जाइए, आपको अगर दे रहा है y इज इक्वल टू आपको दे रखा है tan x, तो आप लिखेंगे dy/y dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x
सातवां नंबर फॉर्मूला पे आ जाइए। सातवां नंबर फॉर्मूला पे मैं बात करूं तो आपको दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक इसी प्रकार से आठवां नंबर फॉर्मेट में आपका है y इज इक्वल्स टू सेक एक्स, तो आपको dy बाई डी एक्स अगर लिखने का है तो आप लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और नौवां नंबर फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, आपको कह रहा है y बराबर कॉसेक एक्स और आपको कह रहा है डी बाई कौन सा dx का फॉर्मेट, तो आप लिखोगे माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स। डन है। तो ये आपका फॉर्मेट रहा। आप आसानी से इन फॉर्मेट को नॉर्मली आप याद रखोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला नंबर फॉर्मेट में मैंने लिया y इक्वल टू e टू द पावर x, dy बाई डी एक्स बराबर e टू द पावर आप x का फॉर्मेट रखोगे। y बराबर log e टू द पावर x है, तो क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई कौन सा x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स बराबर e टू द पावर x log e टू द पावर कितना लिखोगे a लिखोगे। y इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आ जाओ, y इक्वल टू साइन x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू log सॉरी cos x, y इक्वल टू cos x दिया है तो dy बाई डी एक्स लिखोगे तो माइनस sin x, y इक्वल टू tan x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर x, और y इक्वल टू cot x है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, y इक्वल टू sec x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec x इंटू tan x, और y इक्वल टू cosec x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। डन है। तो ये आपका एक नॉर्मल सा फॉर्मेट हो गया। एक फॉर्मेट और है आपको इस प्रकार से, जो फॉर्मेट हो गया x 10 नंबर में डी यू भी आपको दे रखा है और y में आपको, यानी आपको मैं कह दूं कि y बराबर जो आपका फॉर्मेट है u और v का फॉर्मेट है, और आपको कह रहा है किसके रूप में dy बाई आपको dx का फॉर्मेट आपको निकालने का रहा। तो ऐसे टर्म में आप लिखेंगे d और यहाँ पर लिखेंगे u भी और बाई dx। यहाँ पर u और v दोनों का दोनों वेरिएबल टर्म है, ऐसा मत समझिएगा कि इंडिपेंडेंट टर्म है। तो ऐसे फॉर्मेट को आपको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होगा, u को पहले बाहर निकाल लो और लिखोगे d v बाई कौन सा dx, फिर साइन प्लस का दोगे, फिर v को बाहर लिखोगे और du बाई क्या लिखोगे dx लिखोगे। इस फॉर्मेट में आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल 10 फॉर्मेट आपका हुआ और इस 10 फॉर्मेट पर पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ तो इजी हो जाएगा। और यही 10 फॉर्मेट का हम लोग 98% 99% जगहों पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम से जो है, उनके लिए कहीं कहीं पर जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिफरेंशिएशन का टर्म आएगा तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है। इतना सारा अगर कॉन्सेप्ट आपके पास डिफरेंशिएशन का है तो डिफरेंशियल टर्म का आप पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने में सक्षम है। मैथमेटिक्स वाले का तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पूरा का पूरा कैलकुलस का ज्ञान होता ही है, उन्हें पढ़ना ही होता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, तो उनके लिए तो खैर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर इनकेस प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत हो सकता है तो अगर जब ज्यादा कैलकुलेशन वाला टर्म आ जाता है कैलकुलेशन, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग बने रहें और लगातार पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।